चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज है एनवायरमेंट का 5वां दिन। आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, चर्चा करने वाले हैं इन सिटू एक्स सिटू, ढेर सारी आज बातें यहाँ पर होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण के ऊपर। तो चलेगा, करते हैं क्लास की शुरुआत। चलेगा, तो बहुत बेसिक टॉपिक है ये। टॉपिक केवल समझ को विकसित करते हैं कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य या संबंध क्या क्या है। बाकी जो हम लिखते हैं वो हम और सारे डेटा को क्या करते हैं, जो आसपास जो समसामयिक की जो घटनाएं हो रही हैं या आसपास जो आपके करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, उन सबको इंक्लूड करके हम आंसर को राइट यहां पे करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य, हमने कई बार चर्चा की है। चाहे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बारे में हमने बात की, ये एक दूसरे के क्या है, ये सप्लीमेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये निर्भर यहां पर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम तो यहां पर बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन की, हम बात कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है वो सारी बातें हम मेंशन करेंगे कि जो मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या यहां पर प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे टॉपिक देखिएगा, काफी बड़ा टॉपिक है, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें तो फिर सारी बातें हम लिख सकते हैं, चाहे फिर रसिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में हम बात करें या फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के बारे में भी हम बात करें, वो हम सब इसमें लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच में क्या है, तो जाहिर सी बात है यदि इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है तो इनको नुकसान है, मानव स्वास्थ्य को हानि है। तो ये एक दूसरे की कैसे आप बोल सकते हो, पूरक यहां पर बोल सकते हो। तो जितनी भी आसपास जो आपकी घटनाएं हो रही हैं, इन सब को इसमें अपन यहां पर बता सकते हैं। प्योर पूरा का पूरा मीन्स का ही टॉपिक आपका यहां पर है। आ रही बात समझ में? हाँ, बोला कि जैव विविधता अपन आगे पढ़ेंगे, सीमा राजपूत, है ना, वो जैव विविधता हम आगे पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा टाइप क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मीन्स वाला पोर्शन चल रहा है, तो पहले इसको आप आज इसको यहाँ पे करेंगे अपन खत्म, तो कल अपन और आगे यहाँ बढ़ाएंगे। पर्यावरण की अभी और क्लासेस यहाँ पर होने वाली है। तो हम बात करते हैं पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, बहुत बेसिक जानकारी लिखी, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है जिसको आप बोलें कि सर इसको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत हो रही है। एक बार हम पढ़ के भी देख लेते हैं क्या है। तो हमने बोला मानव के क्रियाकलापों से पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं, इससे मानव स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। अब मानव स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होगा, तो बहुत सारे रोग हैं जो कंटामिनेटेड वाटर से हो रहे हैं, संदूषित जल से यहां पर हो रहे हैं, एयरबोर्न डिसीज हो रही हैं, हवा से होने वाले रोग हो रहे हैं, दमा सांस जैसी समस्या हमें देखने को यहां पर मिल रही है। तो हमने बोला कि भाई जैसे जैसे पर्यावरण में क्या होगा, चेंज यहां पर होगा, तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव यहां पर 100% सी बात पढ़ने वाला है। तो हमने जब बात की थी पॉल्यूशन की बात की थी, हमने पॉल्यूशन में ढेर सारी बीमारियों को देखा था। तो पहले अब यहां पर देख लो, जैसे एक दो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बाकी हम सारे प्रदूषण देख चुके हैं। जैसे उसने बोला ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है, तनाव, सिरदर्द, चक्कर आना, ऐसी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं। तो हमने बात की थी, याद करिएगा, तो पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। याद करो, हमने बोला था पहला रोग फ्लोरोसिस, हमने एक रोग बोला था फ्लोरोसिस, याद आ रहा हो। तो हमने बोला था जब पेयजल में या ड्रिंकिंग वाटर में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो रोग हो जाता है कौन सा, फ्लोरोसिस हो जाता है। हमने बोला था लेड की अधिकता यदि होती है तो किडनी डिसीज और न्यूरल डिसऑर्डर। तंत्रिका संबंधी रोग, ये हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर हमने बोला था नाइट्रेट की यदि अधिकता होती है, तो हमने एक शब्द यहां पे बोला था ब्लू बेबी सिंड्रोम। और एनवायरमेंट में यदि बढ़ क्या जाए, सिलिका की डस्ट बढ़ जाए, जिसे आप बोलते हो रेत, आप बोलते हो, ये कहां पर देखने को मिलेगा,
जहां पर स्टोन क्रेशर वगैरह लगे होते हैं। तो एक रोग होता है सिलिकोसिस, और हमने लिखा था कैडमियम की अधिकता यदि हो जाए, इटाई इटाई डिसीज, मर्क्यूरी की अधिकता हो जाता है सो मिनामाटा, यदि पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो हमने बोला था ब्लैक फूट डिसीज होती है। ये सारी बीमारियां हम पढ़ चुके हैं, इन सभी बीमारियों को हम यहां पर बता सकते हैं। तो ये आंसर लिखने की कला है भाई। उन्होंने क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन आया कि वर्तमान समय में पर्यावरण में हुए परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने रोग तो हमने बता दिए, हम और भी बता सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन जो हो रहा है, तो पोल्यूशन से होने वाली जितनी भी डिसीज हैं, चाहे अस्थमा हो, चाहे अस्थमेटिक अटैक यहाँ पर हो, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत यहाँ पर हो, आंखों में आई प्रॉब्लम्स वगैरह हो, ये सारी बातें हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य एक दूसरे के हम बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इसमें चेंज होगा तो उसमें सीधा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन सारे रोगों को आप जोड़कर यहां पर 100% सी बात लिख सकते हैं। तो पर्यावरण में यदि परिवर्तन हो रहा है तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या होगा, उसका गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। तो इन सभी बातों को आप यहां पर लिख सकते हैं। तो वो तो आपका स्किल है कि किस तरीके से आप यहां पर उसको आप समझा रहे हैं या किस तरीके से आप उसे बता रहे हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं। देखो, एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ वही टॉपिक अभी चल ही रहा है। तो हमने यहां पर क्या बोला है, अब यहां पर देखो एक डेफिनेशन लिखी होगी हेल्थ की, पहले पढ़ लेते हैं। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, समुचित आवास तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जीवन क्या है, जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या है, सारी ये चीजें जो बताई गई वो आवश्यक है। प्रदूषण, गंदगी, बीमारी तथा मानसिक अस्वस्थता, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। अब इसमें यहां पर बोला गया है कि देखो डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन यहां पर दी है स्वास्थ्य की। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा यहां पर होती है, तो एक परिभाषा यहां पर दी गई है, नीचे भी दिया गया है। हाँ, एक बार प्री में क्वेश्चन बना था, ये लिखा है कि हेल्थ इंक्लूड्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ that determine the physical, chemical, biological, social and physiological factors in the environment। यहाँ पर जीवन की परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है डब्ल्यूएचओ के अनुसार। यहां से शुरुआत है परिभाषा की। पर्यावरणीय स्वास्थ्य में जीवन की गुणवत्ता समेत मानव स्वास्थ्य के वे पक्ष शामिल हैं जो पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों क्या होते हैं, निर्धारित यहां पर होते हैं। तो एक परिभाषा यहां पर दी गई भाई, मानव स्वास्थ्य। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम एनवायरमेंट में हैं, तो जो मानव स्वास्थ्य है इस पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, हालांकि पता सभी को है मगर है मींस के सिलेबस में, तो हम इसे देखते हुए यहां पर चल रहे हैं। तो पहला हमने बोला क्या, सबसे पहला होता है डाइट, जिससे हम क्या होते हैं, सीधे प्रभावित होते हैं। तो पहला ये यही बता रहा है कि कोई भी जीव है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करेगा। तो यदि भोजन में यदि कोई दिक्कत है तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर सीधा असर होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल यहां पर दिया था, हमने बोला था पानी भाई बहुत जरूरी है। अब मैंने बोला आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है रोग कौन सा हो जाएगा, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा, जिसमें दांत और हड्डियां क्या होने लगेंगी, गलने यहां पर लगती हैं। अगला, दूसरी बात करा है क्या कि संक्रामक सूक्ष्म जीवियों, रोगाणुओं, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य शरीर में बीमारी पैदा करने के घटक है। अगला बात करते हैं संक्रामक सूक्ष्म जीवी। तो हमने बोला
कि मानव और पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण में देखो, अगला पहले हमने बोला भोजन, अब हमने बोला यदि आसपास का जो वातावरण है ये कंटामिनेटेड है, प्रदूषित वातावरण है, वहां पर कोई बैक्टीरिया है, वहां पर कोई वायरस है, वहां पर कोई प्रोटोजोआ है, तो उसे होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बड़ी आसानी से यहां पर हो सकती हैं। कुछ बीमारियों के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टिटनेस आप बता सकते हैं, जो होता कोराइनी बैक्टीरियम टिटनाई बैक्टीरिया से होता है। ये ऐसे ही कंटामिनेटेड पानी, कंटामिनेटेड खाने या कंटामिनेटेड कुछ ऐसे यूटेंसिल्स भी आप बोल सकते हो या आर्टिकल या औजार भी आप बोल सकते हो, वहां नेचुरली ही यहां पर ये पाया जाता है। इसके अलावा टीबी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जितनी भी आपने जगह बोली आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। चाहे हैजा की बात कर लो, चाहे कॉलेरा की आप बात कर लो, चाहे चेचक की आप बात कर लो, तो जितनी भी जो कंटामिनेटेड डिसीज होती हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, वो इन्हीं सूक्ष्म जीवियों के द्वारा यहाँ पर फैलते हैं। और ये सूक्ष्म जीवी पनपेंगे कहाँ पर? जहां पर इस तरीके की साफ सफाई यहाँ पर नहीं होगी, तो वहां पर ये आसानी से पनप जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पे बता रहा कारक क्या हो सकता है कि संक्रामक जीव हो सकते हैं। तीसरा तीसरा बता रहा कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो तीसरा यहां पे फैक्टर यहां पर लेकर आए हैं क्या? रासायनिक कारक, केमिकल फैक्टर। अब आप देखो इससे कैसा मानव स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होगा। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में हम इस केमिकल से घिरे हुए हैं। हर जगह आपको केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहनने ओढ़ने से लेकर खाने तक में हम ढेर सारे केमिकल्स खाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हम डेली कई केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जाने और अनजाने में। आपको पता भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं हो सकता। देखो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, कितने हम केमिकल्स सुबह से ही हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं पूरा का पूरा सिंथेटिक है, संश्लेषित है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से थोड़ी बन रहा है। ये तो आप पीछे आप देखिएगा, सब कुछ उसमें दिखाई देगा, क्या क्या उसमें कंटेंट वहां पर पाए जा रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक हम सारे केमिकल्स का ही यूज करते हैं घर में। चाहे जितने भी केमिकल्स की आप बात करें, जैसे एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर का हम यूज करते हैं, हम बात करते हैं पायरीथ्रिन की, हम बात करते हैं जो मॉस्किटो कॉइल में या ऑल आउट वगैरह में हम ये यूज कर रहे हैं, ये एक प्रकार का इंडोर पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा देखो घरों में होने वाले पेंट, तो पेंट में लेड भी होता है, कभी आपने देखा हो। इसे इस समय सभी के घरों में लगभग साफ सफाई चल रही होगी। यदि आपने सिंथेटिक पेंट कराए हैं, कैसे? यदि आपने पेंट कराया, कौन सा इमल्सन वाले पेंट आपने कराए हैं, और कमरे में पेंट होने के बाद आप तुरंत नहीं रह सकते हो। पेंट करने वाला भी आपसे बोलेगा कि सर अभी 1-2 दिन छोड़ देना, उसके बाद रहना, क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा यहां पर रह नहीं पाओगे, क्योंकि वहां से हर जगह केमिकल्स की स्मेल, बहुत पंजेंट स्मेल यहां पर आती है। आप सोप की बात करो, आप शैम्पूस की बात करो, आप फेस वॉश की आप बात करो, तो हर जगह कहां पर केमिकल से आप घिरे हुए ही हैं। हर जगह जो भी काम कर रहे हैं, हर जगह आपको केमिकल से यहां पर यूज हो रहे हैं, जाने और अनजाने में। ये तो वो केमिकल्स हैं जो हमें पता है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हम बात जंक फूड की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी तो ढेर सारे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, उसको टेक्सचर देने के लिए, उसको प्रॉपर कलर देने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए। तो ढेर सारे पिगमेंट भी तो हम खा रहे हैं, ढेर ढेर सारे रंग भी तो हम खा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना फूड कलर, जिसको हम बोलते हैं। तो ये कोई पौधों से थोड़ी बन रहे हैं, ये तो हम सिंथेटिक लैब में ही तैयार कर रहे हैं। और फूड कलर यदि आप खाओगे तो किडनी के ऊपर 100% जोर पड़ना है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वहीं पर हो रहा है। तो यहीं पर ये बात कर रहा है। तो हमने बोला क्या कि भाई ढेर सारे केमिकल से हम घिरे हुए हैं, भाई इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ढेर सारे कैंसर होने की संभावनाएं भी क्या होती हैं, बनी हुई रहती हैं, जितने भी हम केमिकल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल करती है। स्मेल क्यों नहीं करती? हाँ, मेरी स्मेल हार्म नहीं करती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाने के बाद नुकसान कभी नहीं करती। श्रद्धा, स्मेल भी हार्म करती है, क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। वो सीधे रक्त में मिलने के लिए उनको सीधा क्या मिल जाता है, जाने के लिए उनको रास्ता यहाँ पर मिल जाता है। अब बात ये कर रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव, हालांकि इसे हम देख ही चुके हैं, फिर से और देख लो। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा? हो इसलिए रहा है, सबसे पहला जो आपने कल भी रीजन आपको बताया था, ओवर पॉपुलेशन।
जनसंख्या की क्या हो रही है वृद्धि, काफी तेजी के साथ यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे हवा, पानी, भूमि, जितनी भी पर्यावरण की जो इकाइयां हैं, हर जगह क्या हो रहा है, पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जैसे कई रोग यहाँ पर क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। आज से करीब आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे एलर्जी की समस्या जो है, एलर्जी की समस्या आप देखोगे, आज से क्या, आप गांव में कभी देखना बहुत कम आपको एलर्जी के पेशेंट देखने को मिलेंगे, मगर एलर्जी के पेशेंट आज भी आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। पहले लोग यही बोलते थे कि शहरों की बीमारियां होती हैं, ये गांव में नहीं होती। किसी को धूल से एलर्जी हो रही है, किसी को धूप से भी एलर्जी हो रही है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो रही है। गांव में सामान्यतः देखने को नहीं मिलना था, मगर अब गांव में भी आप देखोगे मोटा मोटा यहां पर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें किसी ना किसी पदार्थ से क्या है, एलर्जी बनी हुई है। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ है कि आपने हर जगह क्या किया है, हर चीज का क्या किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया, दोहन आपने यहां पर किया है। तो दोहन करने के परिणामस्वरूप हुआ है क्या, तो यहां पर चाहे मानव की जीवन शैली बोलो, उसकी लाइफ स्टाइल आप बोलो, तो हर तरीके से पर्यावरण क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ऐसा कोई सा भी दायरा नहीं बचा हुआ है कि जहां से पर्यावरण को हमने प्रभावित ना करने पर छोड़ा हो। तो मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, यदि आप माउंट एवरेस्ट आप चले जाओ और मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त आप चले जाओ, हर जगह आपको पॉल्यूशन की समस्याएं देखने को मिलेंगी। इवन महासागरों तक में आपको ये समस्या देखने को यहां पर मिलेंगी। हाँ, डस्ट पार्टिकल से हो जाती है भाई। एलर्जी क्या कहलाती पता किसी को? देखो, एलर्जी क्या कहलाती है, बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल यदि पहुंचेगा तो बॉडी क्या करती, क्विक रिस्पॉन्स करती है। ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म कहलाता है। सपोज नाक के अंदर कोई धूल का कण पहुंचेगा, जाने अनजाने में छींक आएगी, ये तो नेचुरली ही है। क्यों है नेचुरली? क्योंकि भाई वो धूल का कण क्या शरीर का भाग था? वो शरीर का भाग बिल्कुल भी नहीं था। वो शरीर के अंदर अंदर जाके काम करेगा एज अ एंटीजन। वो एंटीजन के रूप में शरीर के अंदर पहुंच के काम करेगा। तो शरीर क्या करेगा, उसको भगाने के लिए डिफेंसिव एक्शन जो है, तुरंत आपको क्या आएगी, छींक आएगी। ये तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। अब मगर किसी को धूल से छींक बहुत ज्यादा ही आ रही है, छींक रुक ही नहीं रही है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका शरीर जो है उस डस्ट पार्टिकल के लिए, उस धूल के कण के लिए ज्यादा क्या काम कर रहा है, ज्यादा बोला सी प्रतिक्रिया दे रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स उसको दे रहा है। तो शरीर को क्या हो रहा, बहुत दिक्कत हो रही है भाई। एक दो बार छींक आना तो ठीक लाजमी सी बात है, छींक आ गई ठीक है, डस्ट पार्टिकल बाहर हो गया। अब मगर इस व्यक्ति की तो छींक रुक ही नहीं रही है, ये आधे घंटे छींकता रहा, इसकी हालत खराब हो गई छींक छींक कर। तो हम तो ये बोलेंगे कि इसका शरीर है वो डस्ट पार्टिकल के प्रति ज्यादा क्या काम कर रहा, प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा। इसे ही बोला जाता है क्या, एलर्जी कहा जाता है। बात समझ रही है? तो जो आपका शरीर जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल, किसी भी विदेशी कण के लिए ज्यादा प्रतिक्रिया या ज्यादा रिएक्शन यदि शो करता है, इसे ही हम सामान्य भाषा में बोलते हैं एलर्जी कहा से जाता है। सामान्यतः छोटी मोटी एलर्जी तो सभी को रहती है। छोटी मोटी एलर्जी का मतलब वो तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म ही है कि भाई साहब कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, छींक आ जाएगी, या कोई स्पोर पॉलन ग्रेन शरीर के अंदर पहुंच रहा, तब छींक यहां पर आएगी। मगर अब बहुत ज्यादा ही छींक यदि आ रही है, इसका मतलब शरीर ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट, तो इसे ही कहा जाता है क्या, एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी का एक टेस्ट होता, उससे पता चल जाता किससे से एलर्जी है। चलेगा। हाँ, पर्यावरण से संबंधित कुछ आम लोग सामान्य सी बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमने बोला वाटर बोर्न डिसीज, देखो जल से जनित रोग, ऐसे रोग जो किसके द्वारा फैलते हैं, ये पानी के द्वारा फैलते हैं, इन्हें कहा जाता है वाटर बोर्न डिसीज कहा जाता है। पहले से पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सॉलमोनेला, हैजा, अमीबिक पेचिस हो गया। तो ये से रोग हैं जो किससे फैलते हैं, ये पानी की वजह से यहां पर फैलते हैं। तो लोगों ने इसे नाम दे दिया क्या, वाटर बोर्न डिसीज से नाम यहां पर दे दिया। दूसरा, भोजन में प्रेषित रोग, देखो ये क्या कहला रहा है, डिसीज ट्रांसमिटेड। ये कैसे हो जाएंगे ट्रांसमिटेड, देखो ध्यान से इसको समझना। ये आपको समझ में आएगा जब आप समझ पाएंगे कि जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे आप देखो सपोज जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया का आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन।
बैक्टीरिया का आपको पता होना चाहिए क्या, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो बैक्टीरिया प्रजनन कैसे करता है, तो इसकी बहुत बढ़िया मेथड होती है स्पोर फॉर्मेशन। हमने क्या बोला, हमने बोला जो बैक्टीरिया प्रजनन करता है, सो बैक्टीरिया की प्रजनन की विधि क्या है, इसकी बहुत बढ़िया विधि क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। जितनी भी जो कंटामिनेटेड डिसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जितनी भी संक्रामक बीमारियां देखने को मिलती हैं, वो सभी इसी से फैलती हैं। अब सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्पोर क्या कहलाता है, ये हम तो पहली बार सुन रहे हैं, बीजाणु निर्माण, ये क्या कहलाता। उसका पहले बहुत बेसिक एग्जांपल आप सुनना। सपोज यहां पर मैं एक ब्रेड का टुकड़ा रख दूं और 3 दिन के बाद हम यहां पे आके देखें, तो आप बोलोगे सर ब्रेड के ऊपर फफूंद लग गई है, फंगी इसके ऊपर उग गई है। तो मेरा क्वेश्चन अगला यही रहेगा आपके लिए, मैंने बोला कि इसके ऊपर जो फंगस जो ग्रो हो गई है या फंगी इसके ऊपर आ गई है, इसको किसने उगाया। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर फंगस हम किसी ने उगाया नहीं है। यहां पर क्या था, यहां पर हवा में स्पोर मौजूद हैं, किसके, कवक के या फंगस के। उनको केवल उगने के लिए कल्चर मीडियम उपलब्ध हो गया, और जैसे ही कल्चर मीडियम उपलब्ध हुआ उस वो ग्रो यहां पर कर गया, फेवरेबल कंडीशन उसको यहां पर मिल रही है, बढ़िया नम वायु मिल रही है, तापमान ठीक ठाक मिल रहा है, तो वो स्पोर जो क्या हो गए, वो जर्मिनेट यहां पर हो गए। तो स्पोर क्या कहलाता है, ये बैक्टीरिया, यदि अपन बात करें माइक्रोब्स की, ये क्या कहलाती है, प्रजनन की विधि कहलाती है स्पोर फॉर्मेशन। इसी के द्वारा जितने भी जो जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीवी की अपन बात करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो इसके माध्यम से ही फैलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ओपन डेफिकेशन टोटली प्रोहिबिटेड, खुले में शौच जाना हम क्या बोलते हैं, टोटल मनाही हम उसे करते हैं। क्यों मना करते हैं, ओपन डेफिकेशन को हमने मना क्यों किया है, खुले में शौच को हमने मना क्यों किया है, हमने मना इसीलिए किया है क्योंकि आपने देखा होगा यदि किसी क्षेत्र में कोई एक रोग फैल जाए, कंटामिनेटेड रोग यदि फैल जाए, तो पूरा का पूरा इलाका उससे ग्रसित हो जाता है। अब हालांकि अब तो लोग बहुत साफ सफाई से रहने लगे, और साफ सफाई का महत्व हालांकि पता पहले से भी था, मगर जनसंख्या बढ़ रही थी, भाई उनके पास स्वास्थ्य सुविधा उतनी नहीं थी। तो अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं, अब लोग अवेयर भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी रेडियो जो भी कुछ है, हर किसी के माध्यम से क्या बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग अवेयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमने बोला क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी को हो गया क्या, कॉलेरा या हैजा हो गया किसी को, तो हैजा किससे होता है, इसको बोलते कॉलेरा। कॉलेरा होता बैक्टीरिया, इसका होता विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। अब मान लो किसी व्यक्ति के अंदर वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, तो वो क्या काम करेगा, तो वही पहला सिद्धांत जो मैंने कई बार आपके साथ रिपीट किया है, इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव आया हो, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव आया हो, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है, यदि इस अर्थ के ऊपर आया है तो उसका केवल और केवल और केवल एक ही एम है। एम में क्या है, अपनी प्रोजेनी को छोड़कर जाना, बस, इसके अलावा कोई भी एम नहीं है। मैंने कई बार आपको यहां पर बताया है, सपोज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूं, यहां पर क्या है, मेरा भी एम है कि मेरी प्रोजेनी ठीक ठीक सरवाइव करे पृथ्वी के ऊपर, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप जो मेरे से पढ़ रहे हो, आपका भी यही एम है कि अपनी प्रोजेनी को यहां पर छोड़कर जाना। तो वो बैक्टीरिया उस व्यक्ति के अंदर है, तो जाहिर सी बात है यदि वो व्यक्ति मरेगा तो बैक्टीरिया भी क्या होने वाला, वो तो मरने वाला है। तो वो क्या काम करता है, वो स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से क्या करता है, प्रजनन करता है। तो ये ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच करने के लिए भी व्यक्ति जाएगा, तो खुले में शौच करने के लिए जाएगा तो उसके स्टूल में, उसके मल में विब्रियो कॉलेरी के क्या होंगे, स्पोर होंगे। सर वो तो वहां पर मल में है ये स्पोर जो है, सर वहां से ये अंदर कैसे आ पाएंगे, वहां से ये हमारे खाने पर कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया वेक्टर है इसका, बहुत अच्छा वाहक है आपका हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, और जो घरेलू मक्खी जो होती है, इसके माउथ पार्ट पता कैसे होते हैं,
जो घरेलू मक्खी जो होती है, इसके जो मुखांग होते हैं, इसके मुखांग होते हैं किसके, स्पॉन्जी टाइप होते हैं, स्पंज के जैसे होते हैं। इसके माउथ पार्ट होते हैं, बात समझ में आ रही है। उसके माउथ पार्ट कैसे होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, स्पंज के आकार के। स्पंज मतलब जैसे पानी के ऊपर स्पंज को रखा, फोम को रखा, तो पानी को क्या कर लिया, उसने सोख लिया। यदि मैं एक थाली में क्या करूं, पानी भरूं और ढेर सारे थर्माकोल के दाने उसके ऊपर डाल दूं और इसके ऊपर मैं स्पंज रखूं, तो पानी सोख लेगा, मगर थर्माकोल के दाने कहां चिपक जाएंगे, इस स्पंज के ऊपर चिपक जाएंगे। बस ऐसे ही मुखांग होते हैं मक्खी के। ओपन डेफिकेशन के लिए कोई गया, खुले में शौच करने कोई गया, मक्खी उसके मल के ऊपर बैठी, तो ठीक है, उसके ऊपर, उसके मुखांग के ऊपर क्या चिपक गए, स्पोर चिपक गए। अब वो मक्खी उड़ते हुए आई, देखा बढ़िया मेला लगा था या मिठाइयां जलेबियां बिक रही थी, तो मिठाइयों के ऊपर आकर वो बैठी, तो कुछ स्पोर इस मिठाई के ऊपर छोड़े, कुछ दूसरी मिठाई के ऊपर छोड़े, या घर में आ गई तो घर में वो देखा कि उसने खाने के ऊपर स्पोर आ गए। अब जैसे ही खाने के ऊपर स्पोर आए तो नेगेटिव नग्नाकों से दिखाई थोड़ी देंगे। और ये स्पोर जो होता है ये काफी मजबूत होता है, इसको आप खाने के साथ आप खाओगे ना, पता आपको दिखाई तो देगा नहीं, और आपका एचसीएल भी इसके ऊपर गिरेगा, तो इसके एचसीएल के प्रभाव से भी ये बचा रहेगा। तो आपने मान लो उस मिठाई को या उस जलेबी को आपने खाया, तो वो स्पोर जो थे वो आपके आमाशय में पहुंचे, आमाशय में उनका कुछ होने वाला है नहीं, क्यों, एचसीएल यहां पर था, तो एचसीएल की वजह से भी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि एचसीएल इसके कवर को नहीं तोड़ पाएगा स्पोर। अब जैसे ही वो ब्लड में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना नंबर शुरू करते हैं, क्योंकि इनमें होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता, 1 से 2, 2 से 4 होते 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 ये भी क्या हो जाएगा, उससे बीमार हो जाएगा। आपने कभी बहुत गौर से देखा हो, ध्यान दिया हो आपने, जितनी भी जो वाटर बोर्न डिसीज जो होती हैं, जल से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां होती हैं, तो जल से संबंधित जितनी भी जो बीमारियां होती हैं, ये आपको कहां पर बरसात के समय बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। बरसात के समय डॉक्टर भी बोल देता भाई साहब पानी उबाल के पियो, आप उबालोगे तो ये स्पोर खत्म हो जाते हैं उतने हाई टेम्परेचर पे, तो 100 डिग्री पर। तो या घर वाले भी बोल देते हैं क्या, कि गर्मियों के समय भाई पानी बतासे, जिसको आप बोलते हो गोलगप्पे या फुल्की से आप बोलते हो, इसको नहीं खाना है। क्यों, अब उस पानी में न जाने वो कहाँ का पानी लेकर उसने बनाया है, जो मसाला वगैरह उसने डालकर, हो सकता है ढेर सारे स्पोर उसमें हो। सर कैसे हो सकते, जरा ध्यान से सुनना। हमने क्यों बंद करवाया है खुले में शौच को, शौचालय क्यों होना जरूरी है। अब मान लो कोई खुले में शौच करके आ गया, अब जब पानी गिरा, अब पानी गिरेगा तो हर जगह पानी भरेगा। ड्रेनेज सिस्टम चाहे यूएसए का देख लो चाहे जापान का देख लो आप, इतना अच्छा तो है नहीं कि भाई पानी गिरे और पानी भरे ना। तो हर जगह क्या होगा, पानी, खासकर भारत में तो आपको भरा हुआ खूब दिखाई देगा, पानी हर जगह लगवा वाला पानी भर गया, तो वो जो मल जो वहां पे था, तो उसके जो स्पोर जो थे, अब वो कहां पे तैरने लगे, भाई साहब अब इस पानी के अंदर आ चुके हैं स्पोर ये। सर अब क्या होगा, अब ये होगा, ये पानी के माध्यम से मिलेंगे कहां पर, ये आपके मिलेंगे वाटर बॉडीज में मिलेंगे, जल राशियों में मिलेंगे, नदियों में, तालाबों में, हर जगह पानी क्या होने वाला है इसका, मिलने वाला। चलो सर और क्या होगा, जो पाइपलाइन जिसके माध्यम से आपके घरों में पानी सप्लाई होता है, तो इंडिया में ऐसी कोई सी पाइपलाइन बनी ही नहीं जो कभी फूटे ना, जिसमें कभी क्रैक ना हो। और यदि पाइपलाइन में क्रैक है तो उस पाइपलाइन में भी क्या भरेगा, धीरे धीरे वो पानी भर रहा है रिस्क के। अब उसमें पानी तो भर रहा है, अब सुबह सुबह जब जैसे नल आए बरसात के समय, तो आपने बोला, आप नल के लिए लाइन लगा के खड़े हुए, तो आपने बोला कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने डायलॉग तो मार दिया। शाम के समय बहुत तेज बारिश हुई थी, उसमें पानी पाइपलाइन में पहले से ही भरा था, उसमें ढेर सारे स्पोर थे, और आप ले गए अपनी बाल्टी को आपने लगाया, तो पूरे के पूरे स्पोर आपकी बाल्टी में भरकर आ गए भाई। वास्तव में तो पूरे के पूरे स्पोर आ गए। इसलिए बरसात के समय हम बोलते हैं कि थोड़ा पाइपलाइन चल जाए प्रेशर से, उसके बाद पानी यहां पर भरना चाहिए, तो उसका घरों घर क्या हो गया, उस स्पोर का वितरण हो गया। इसलिए तो हमने ओपन डेफिकेशन को हमने मना किया है कि भाई सब खुले में शौच नहीं जाना है। इसलिए तो हमने वो शौचालय अभियान चलाया है, क्योंकि भाई यदि एक व्यक्ति पूरा कस्बा यदि बीमार होता है, तो हमारे पास इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, हमारे पास क्या किसी विकसित देश के पास नहीं होती हैं। हमने तो अभी कोविड में देख भी लिया, यूएसए जैसा विकसित देश, वहां पर भी लोग मर रहे थे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी होती, बहुत कम स्वास्थ्य सुविधाएं होती, ठीक है, थोड़े बहुत आते रहेंगे, चलता रहेगा। अब पूरी जनसंख्या यदि बीमार है तो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा जाएंगी। ये तो दिक्कत वाली बात यहां पर हो जाती है।
इसलिए मना किया जाता खुले में शौच के लिए। तो ये होता उसका जितनी भी वाटरबोर्न डिसीज होती हैं, जल संबंधी बीमारियां जो होती हैं, उसके होने का क्या रीजन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज ऐसी बीमारियां जो किसी वाहक के द्वारा फैलती हैं। जैसे हमने बोला द्वारा हमने बोला यहां से मलेरिया यहां पर हो रहा है, डेंगू है यहां पर हो रहा है, मक्खी फैला रही है, हैजा फैला रही है, कोलेरा फैला रही है, ढेर सारी बीमारियां यहां पर क्या हो रही हैं, इसके द्वारा फैल रही। तो हमने क्या बोला अगला, वेक्टर बोर्न डिसीज। तो ढेर सारी बीमारियां हमें देखने को मिल जाएंगी जो मच्छर और मक्खी के द्वारा फैलती हैं। बात करते हैं थोड़ा मच्छर के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो मच्छर भी क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। जैसे डेंगू फैलाता है, आपके बात करें प्रोटोजोन डिसीज में आपको प्लाज्मोडियम मलेरिया यहां पर फैलाता है मच्छर। तो जितने भी जो रोग फैलाते हैं, रोग का जो कारण जो होता है वो कौन सा होता है, फीमेल मॉस्किटो। जितने भी जो रोग फैलाते, यदि मच्छरों से होने वाले रोग यदि होंगे, सर बाथरूम से भी सो टैंक में जा रहा है, वो नदियों में जाता नहीं जाता। अब तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकिल हम उस पानी को करते हैं ना, हम सीधा थोड़ी छोड़ते हैं आफ्ताब, उसको हम सीधा नहीं छोड़ते हैं। जैसे इंदौर जैसी अब सिटी की अपन बात करोगे, तो वाटर बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, हम उसको ट्रीट करके वहां पे बाहर करते हैं। हाँ, घरों से जो निकल रहा उसके माध्यम से भी जा रहा है, और हम उसको अब तो ट्रीटमेंट करके हम उसको भेजते हैं ना आगे, ऐसा सीधा नहीं पहुंचता, सीधा यहाँ पर नहीं पहुंचता। तो अब बात कर रहे हैं जो मच्छरों से कुछ बीमारियां होती, जैसे आपने बोला डेंगू होता है, इसके अलावा आपने बोला क्या, मलेरिया होता है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो वो होती मादा मच्छर से ही होती हैं। कई ढेर सारे जोक बने हुए हैं इसके ऊपर, मादा मच्छर से ही क्यों बीमारियां होती हैं। किसी को पता हो तो बताओ, जैसे मलेरिया हो गया या आपका डेंगू हो गया, जितने भी आप मच्छरों से होने वाले आप रोग देखोगे, सबके सब होते हैं मादा मच्छर से ही। वो रोग मादा मच्छर से ही रोग होते हैं, मादा मच्छर से ही रोग फैलते हैं। किसी को पता हो तो बच्चे बताओ क्यों होते हैं मादा से ही, मेल से क्यों नहीं होते हैं। किसी को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बिल्कुल बता सकता है। रोग जो है मादा मच्छर से ही क्यों फैल रहा है, मेल से क्यों नहीं फैल रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ राज, फीमेल मॉस्किटो ही क्यों काटती है। हाँ, एक मुझे अरीबा का मुझे एक आंसर मिला है, फॉर लेइंग एग। आधा आंसर है, पूरा आंसर कोई इसको कर दे तो मजा आ जाएगा। एक अरीबा का ही मुझे यहाँ पे आंसर मिला हुआ है। हाँ, ज्योति ने भी उसको दूसरे तरीके से बोला, बोला एक ही है। ना, ये रीजन थोड़ी है कशिश। लार्वा क्या, लार्वा आतिफ एक्सप्लेन तो करो, लार्वा अकेला लिखा है, ध्यान से सुनना क्यों। कुछ लोगों ने बोला आधा आंसर बोला है, पूरा आंसर नहीं बोला है।
बात करते हैं जो मॉस्किटो जो होता है, एक होगा मेल मॉस्किटो और एक होगा कौन सा, फीमेल मॉस्किटो। कुछ मैं आपको यहां बता रहा हूं, नॉन टेक्निकल है मगर आपको जीवन भर याद रहेगा। ध्यान से देखना, कुछ मैं आपको बता रहा हूं, आपको जीवन भर आपको याद रहेगा। हाँ राज, इसके अलावा कुछ और सटीक रीजन दो तो थोड़ा और समझ में आए। देखो, बात करते हैं हमेशा मादा मच्छर ही क्यों काटती है या मादा मच्छर बाहक क्यों होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन छुपा हुआ है उनके माउथ पार्ट में, उनके मुखांग में सबसे बड़ा रीजन छुपा हुआ है। नॉन टेक्निकल है मगर आपको जीवन भर याद रहेगा, आप इसे भूल नहीं सकते। जो मेल मॉस्किटो जो होते हैं, दिखाई दे रहा, ये फीमेल मॉस्किटो। जो मेल मॉस्किटो जो होते हैं, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं, इनके जो मुखांग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कोको कोला टाइप। मैंने क्या बोला, मेल मॉस्किटो के नर मच्छर के जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं, कोको कोला टाइप होते हैं। जबकि फीमेल मॉस्किटो जो होता है, मादा मच्छर जो होती है, इसके जो मुखांग जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्रूटी टाइप। कोको कोला भी आपने बाजार में पिया होगा और मेरे ख्याल से फ्रूटी भी आपने बाजार में लेकर पिया होगा। यदि ये बात आपको इतनी समझ में आ रही, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेल मॉस्किटो के जो मुखांग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं कोको कोला टाइप। और जो फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं, इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, इसके मुखांग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं फ्रूटी टाइप होते हैं। सर, कोको कोला भी पिया है और फ्रूटी भी पिया है, अंतर अभी समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना, इसकी चर्चा करें। तो फीमेल के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, ये होते हैं फ्रूटी टाइप। फ्रूटी टाइप का मतलब क्या, आप फ्रूटी को लेकर आए, सर अब क्या करें, मैंने बोला बाजू से स्ट्रॉ को निकालो, पॉलीबैग से स्ट्रॉ को निकालो। फिर आपने क्या किया, तो आपने बोला कि सर हमने पहले उसको होल किया, पियर्स किया और फिर हमने सक किया। ऐसे ही करते हो, फ्रूटी का स्ट्रॉ आपने निकाला, पहले क्या किया, पियर्स किया, होल किया और फिर सक किया। तो फीमेल के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, फ्रूटी टाइप। इसका मतलब कैसे, पियर्सिंग एंड सकिंग, हिंदी बोलते भेदक और चूसक प्रकार के। आ रही बात समझ में। तो फीमेल के जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके मुखांग होते हैं फ्रूटी टाइप के, मतलब पहले भेदक, पियर्सिंग, देन सकिंग। तो भेदक और चूसक प्रकार के होते हैं। सर मेल के कैसे होते हैं, मेल के होते हैं भाई कोको कोला टाइप। कोको कोला कैसे, मैंने कोको कोला लिया, लिया, स्ट्रॉ को लगाया और पी गया। मुझे होल करना पड़ा, सर होल नहीं करना पड़ा आपको। कोको कोला का ढक्कन आपने ओपन किया, होल तो सर पहले से ही था, आपने केवल स्ट्रॉ को लगाया और पीना का कर दिया, आपने शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेले के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, इसके माउथ पार्ट होते हैं सकिंग टाइप, चूसक प्रकार के। केवल ये क्या करेगा, सक करेगा, चूसेगा केवल। पियर्सिंग टाइप के पास इसके माउथ पार्ट होते ही नहीं है। जब फीमेल के जो माउथ पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये पियर्सिंग और सकिंग, भेदक और चूसक प्रकार के, मतलब फ्रूटी टाइप। तो पहले भेदक और फिर चूसक, मतलब पियर्सिंग देन सकिंग। जबकि इसके कैसे होते हैं, कोको कोला टाइप के। तो मैंने कोको कोला को लिया, मैंने स्ट्रॉ को लगाया, तो मुझे होल नहीं करना पड़ा कोको कोला में, होल तो पहले से ही यहां पर मौजूद था बॉटल में। सीधा मैंने स्ट्रॉ लगाया और मैंने क्या कर दिया, पीना शुरू कर दिया। तो पहला रीजन इसका मतलब ये हो गया कि सर मेल किसी को काटेगा नहीं। जी हां, मेल मच्छर जो होता है ये कभी भी किसी को काटता नहीं है। मेल मच्छर कभी भी किसी को काटता नहीं। सर क्यों नहीं काटता, क्या मैं आपको एक फ्रूटी दे दूं और कोको कोला वाला स्ट्रॉ दे दूं, बोलूं भाई इससे फ्रूटी को पीकर बताओ, इससे फ्रूटी को पीकर बताओ, क्या फ्रूटी पी सकते हो। आप बोलोगे सर जैसे ही हम कोको कोला वाले स्ट्रॉ को यहां पर ले जाते हैं उसका स्ट्रॉ मुड़ जाता है, सर ये बहुत बहुत पतला सा स्ट्रॉ है ये। तो मेल हमेशा प्योर वेज आपको देखने को मिलेगा मॉस्किटो में, ये कभी भी खून नहीं पीता, ये मेल प्योर वेज रहेगा। ये आपको बागीचों में, कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर तो फिर ये मर नहीं जाएगा, ये क्या खाएगा फिर ये। तो ये क्या खाता है, ये खाता है नेक्टर को खाता है। नेक्टर मतलब ये खाता है किसे, ये मकरंद को चूसता है।
ये आपको गार्डन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको बगीचों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सर अ फीमेल, आपने बोला इसके माउथ पार्ट कैसे हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप। सर मैं फ्रूटी के स्ट्रॉ से कोको कोला पी सकता हूं, हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा, मैं पूरा पी जाऊंगा मैं। तो मगर सर इस फीमेल मॉस्किटो को ऐसा नॉन वेज का क्या चस्का लग गया कि ये खून पीने लगी सर। ये भी वहां पर रह लेती, कहां पर, जहां पे अपन गार्डन की बात कर रहे थे, बगीचे में बढ़िया मकरंद खूब था, फूल बहुत थे, फूलों का रस पीती, बढ़िया सात्विक जीवन व्यतीत करती। इसको सर ऐसा कौन सा खून पीने का चस्का लग गया, ये खून पीने लगी। चस्का नहीं लगा, इसकी मजबूरी है। दो तीन लोगों ने मुझे आंसर दिया था, एक ने बोला था फॉर लेइंग एग, अंडों को देने के लिए, एक ने बोला था फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए। तो हम बात करते हैं किसकी, मॉस्किटो की बात करते हैं। और मॉस्किटो किस में आते हैं, ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं भाई। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये जो एनिमल जो होते हैं कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ठंडे खून वाले जीव होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास ब्रेन तो होता नहीं है, मस्तिष्क तो होता नहीं है कि जो अपने शरीर का तापमान कंट्रोल या नियत कर पाए। तो ठंडे खून वाले जीव, अब इसको रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए इसे क्या चाहिए, इसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ चाहिए। अब बढ़ा हुआ टेम्परेचर कहां से मिले, इसके पास खुद से तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं है। तो बहुत अच्छा रिसोर्स हो जाता है क्या, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो वो बहुत बढ़िया टेम्परेचर है इसके, किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए। तो इसलिए क्या करती है ये, अपने अंडों को मैच्योर करने के लिए, अपने अंडों को परिपक्व करने के लिए ये क्या काम करती है, ये खून को पीती है। और इसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम, वो पैरासाइट की तरह होता है, उसके अंदर रहता है, तो खून के पीने के माध्यम से शरीर के अंदर आता है। तो दो रीजन है फीमेल के खून पीने के, पहला इसके माउथ पार्ट है, और दूसरा उसका रिप्रोडक्शन या फॉर लेइंग एग जो आप यहाँ पर बता रहे थे। तो वेक्टर बोर्न डिसीज में हमने यहाँ पर देखा कि मच्छरों से रोग हो रहे हैं, मच्छरों में भी फीमेल से क्यों हो रहे हैं, उसको भी हमने यहां पर समझा। हाँ जी, ठीक है। वो रेप्टाइल्स में आती है, रेप्टाइल्स में ब्रेन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। यस को अलग मजा आ रहा है, मैं आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा हूं, है ना। और यहां पर जो फीमेल है वो सब मेमेलिया वाली फीमेल है, वो मेमेलिया को बिलोंग करती हैं। तो लग रहा कि इसका मतलब फीमेल में दिमाग भी नहीं होता, आर्थ्रोपोडा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब हमने बोला भाई पर्यावरण को हम सुधार कैसे करें, तो हमने बोला भाई हम व्यक्तिगत स्तर पे भी सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे भाई बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई सब वाहनों का उपयोग कम से कम हम यहां पर करें, है ना। इसके अलावा क्या, ट्यूबलाइट वगैरह, जो आपकी गाड़ियों में जो इंजन ऑयल वगैरह है, उसको सही तरीके से रिसाइकिल करने के लिए हम यहाँ पर भेजें। तो ढेर सारी बातें, सामान्यतः बातें बताई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं क्या जुड़ी हुई हैं मानव स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्तर पर। प्रकृति भी पुरुषों के खिलाफ है प्रवीण, नहीं, प्रकृति पुरुषों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। मैंने आपको शायद पहले कभी बताया हो, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। यदि हम बात करते हैं होल एनिमल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत शानदार फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। पूरे यदि एनिमल किंगडम की अपन बात करें, पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवों का आप देख रहे होंगे आसपास, या अपने मूवीज में या टीवी में आपने देखे होंगे, बस हाइपोथेटिकल बस नहीं होने चाहिए, काल्पनिक बस ना हो, जिंदा जीव बस हो। तो पूरी पृथ्वी पर आप देखेंगे जितने भी जीव आप देखेंगे, उन सभी जीवों में एक
जूलॉजी का फैक्ट है, बहुत शानदार फैक्ट है, हालांकि पूछा कभी नहीं जाता है। ये सोचने वो एक क्वेश्चन पूछे ना प्रवीण ने कि क्या प्रकृति भी पुरुषों के खिलाफ है, तो उसका मैं देता हूं, प्रकृति पुरुषों के खिलाफ नहीं है, प्रकृति पुरुषों के साथ है, उसको सेटिस्फाई कर रहा हूं। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनना। इन होल एनिमल किंगडम, इन होल एनिमल बोला मैंने, मतलब प्रोटोजोआ से लेके चले जाओ आप कहां तक, मैमेलिया तक। इन होल एनिमल किंगडम मेल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल देन फीमेल। पूरे प्राणी जगत में, पूरे प्राणी संसार में, जो मनुष्य में, पूरे प्राणी संसार में जो पुरुष जो होता है या जो मेल जो होता है, जो नर जो होता है, ये हमेशा फीमेल से ज्यादा सुंदर होता है। इन होल एनिमल किंगडम मेल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल देन फीमेल। पूरे मानव जाति बोलो, पूरे जीवों में जो नर जो होता है वो हमेशा मादा से सुंदर होता है। अब कई लोगों को अपने आप के ऊपर शक हो रहा होगा, सर हम तो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नेचर ने जितने भी जो रिवॉर्ड दिए हैं, मतलब नेचर ने जितने भी बोलना चाहिए चीजें यहां पर दी हैं, वो सारी की सारी किसे दी हैं? वो मेल को ही दी हैं। फीमेल को कोई भी चीज नहीं दी गई है नेचर ने। जैसे उसने बोला कि सर नेचर पुरुषों के खिलाफ है क्या? नेचर नर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। नेचर ने तो नर को हर तरीके से सपोर्ट किया है। जितने भी जो रिवॉर्ड मिले हैं, जितने भी बोलना चाहिए वो चीजें मिली हैं जीवन जीने के लिए, वो किसे मिली हैं? वो मिली है मेल को ही दी गई हैं। सर फॉर एग्जाम्पल आप बात कीजिएगा, सर फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सारा एनिमल किंगडम उठा के देख लेना। चलो, अब किसी ने कोयल की आवाज सुनी है क्या? जैसे ही मैंने बोला कोयल, तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने आवाज सुनी होगी कोयल की। भाई साहब, वो कोयल की आवाज नहीं है। सर वो किसकी आवाज है? वो कोयले की आवाज है। सर कोयले की आवाज? जी हाँ, मेल कोयल की आवाज है। फीमेल कोयल में आवाज नहीं पाई जाती है। जो वो चिल्ला जो रहा है, जो गाना जो गा रहा है, वो मेल गाना गा रहा है। मूवीज में, गानों में आपको बहुत गलत सिखाया गया है। तो लोगों ने बोला कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी नहीं, कोयला सी तेरी बोली बोलो तो समझ में आता है। वो जो आवाज लगाया जा रहा है, वो नर के द्वारा आवाज लगाई जा रही है। वो मादा तो आवाज निकलती ही नहीं। नेचर ने जो आवाज का जो रिवॉर्ड दिया है, वो किसको दिया है? वो मेल को ही दिया है। सर ये आवाज क्यों लगा रहा है? ये इतनी सुरीली भाषा में गाना क्यों गा रहा है? इसका एक ही पर्पस है, अपनी प्रोजेनी को छोड़कर जाना। ये क्या कर रहा है? टू अट्रैक्ट द फीमेल, फीमेल को बताने के लिए। वो क्या कर रहा है? उसको रिवॉर्ड मिला है तो अपने रिवॉर्ड का वो यूज कर रहा है। तो कोयल नहीं है भाई साहब, वो कोयला है जो आवाज उसकी आ रही है। बरसात में मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने आवाज सुनी होगी, टर टर आवाज सुनी होगी। सुनिए, तो टर टर जो आपने आवाज सुनी होगी, ये किसकी आवाज है? ये मेल की आवाज है। सर क्या फीमेल आवाज निकालती है? बिल्कुल नहीं, फीमेल फ्रॉग में आवाज नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में वोकल कॉर्ड तो दोनों में पाए जाते हैं, मगर वोकल सैक जो होते हैं वो केवल और केवल नेचर ने मेल को दिए हैं। जो टर टर की जो आवाज आ रही है वो किसकी है? वो मेल की ही आवाज है। सर और एग्जाम्पल भरा पड़ा है पूरा संसार। बात करते हैं पीकॉक को, आप देख लो। कभी आपने मोर को यदि आपने देखा हो, कभी आपने मोर को आपने देखा हो, बात समझ आ रही है? मोर को कभी आपने देखा हो, तो मोर कभी आप देखना, अभी मोर को आप देखोगे ना तो उसके पंखों का फैलाव काफी बड़ा रहेगा। मेल काफी चटक रहेगा, पूरे एनिमल किंगडम में काफी आकर्षक रहेगा। किसके कंपैरिजन में? ये फीमेल के कंपैरिजन में आकर्षक दिखाई, आप देखते ही समझ जाओगे यही मेल होगा, चटक रंग का ये है ये। और कभी फीमेल को आप देखना, छोटी सी पूंछ होगी, मुर्गी जैसी उसमें दिखाई देगी आपको, यदि मोर को आपने फीमेल में देखा है तो। तो वो जो उसका पंख दिया गया है, जब वो नाचता है, वो जो लोग बोलते हैं कि मोर खुश होता है तो नाचता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर नाच इसलिए रहा है, वो अपने पंखों का फैलाव यहां पे करके बता रहा है, टू अट्रैक्ट द फीमेल। क्यों? वो ये बता रहा कि भाई साहब देखो मेरे पंखों का फैलाव कितना ज्यादा है, मैं कितना मजबूत मेल हूं। क्यों? क्योंकि फीमेल किसको चुनती है? वो हमेशा, नेचर ने फीमेल को ऐसा बनाया है, वो हमेशा यूजीन ही चुनती है। यूजीन, यूजीन को यहां पर बायोलॉजी में बोला गया है बेनिफिशियल जीन, लाभदायक जीन।
फीमेल को नेचर ने ऐसा अडॉप्ट किया है, ऐसा यहां पर बनाया गया है। फीमेल हमेशा किसको चुनती है? वो यू जीन को चुनती है। तो जब कभी भी मोर यहां पे नाचता है तो मोर के नाचने पर जो पंखों का जो फैलाव जो होता है, पंखों का फैलाव देखकर फीमेल उसको चुनती है कि भाई ये मजबूत मेल है, ये स्ट्रांग मेल है, यदि इसके बच्चे होंगे तो इस पृथ्वी पर रहने की संभावना उनकी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके पास जीन कैसे हैं? इसके पास जीन है, यू जीन है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल देखो, आपने मुर्गे को देखा हो या मुर्गी को भी आपने यहां पर देखा हो, तो कभी मुर्गे को देखना तो मुर्गे में आपको कॉक्स कॉम दिखाई देगा, उसमें आपको कलगी दिखाई देगी। मुर्गी में कलगी दिखाई नहीं देगी। तो मुर्गी का जो आकर्षक रंग जो है, उसका जो क्राउन जो है, जो कलगी जिसमें आपको दिखाई दे रही है, वो केवल और मेल में ही आपको दिखाई देगी। फीमेल में किसी भी प्रकार की कलगी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो मेल जो होता है पूरी नेचर में आप देखिए उठा के, पूरा हर जगह उसको कुछ रिवॉर्ड मिले हुए हैं। और एग्जाम्पल आप देख लो, आपने सुना मस्क डियर? सुना है मस्क डियर? हिंदी में से बोला जाता कस्तूरी मृग कहा जाता है, मस्क डियर। तो जो मस्कोन जो होता है वो मेल के पास होता है मस्कोन, फीमेल के पास मस्कोन नहीं होगा। नेचर ने इसको रिवॉर्ड यहां पर दिया है। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो पूरा आप एनिमल किंगडम आप उठा के आप देख लीजिएगा, हर एनिमल किंगडम में मेल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल देन फीमेल। अब कई का दिमाग ये चल रहा होगा कि जानवर तो बहुत बता दिए सर, हमारी तुम्हारी बात नहीं हो पा रही इसमें सर, आदमी लोग बस नहीं आ पा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली घोड़े सब आ गए हैं, आपने सबकी जानकारी यहां पर दे दी है। फैक्ट तो बड़ा अच्छा लगा, सुन के मजा आया, मगर आपने मेल के बारे में जानकारी नहीं दी, ह्यूमन के बारे में बस नहीं बताया आपने, बस सारी बातें आपने इसके बारे में कर ली। मेल के बारे में अपन बात कर लेते हैं सर। ह्यूमन में मेल को भी कुछ रिवॉर्ड मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं, मेल को रिवॉर्ड मिले हैं। सर मेल के रिवॉर्ड क्या है? तो मेल का सबसे पहला रिवॉर्ड यहां पर है बियर्ड और मुस्तास, दाढ़ी और मूछों का आना। सर ये रिवॉर्ड है, जी हाँ, ये नेचर ने प्रकृति ने मेल को रिवॉर्ड दिया है। बियर्ड और मुस्तास फीमेल की नहीं आती है, दाढ़ी और मूछें मेल की ही आएंगी, तो नेचर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। दूसरा, नेचर ने मेल को एक हॉर्मोन्स दिया है, इस हॉर्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल का जो एग्रेशन जो होता है, मेल का जो गुस्सा जो होता है, या मेल की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती, शारीरिक क्षमता जो होती है, वो किसकी वजह से होती? वो उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। नेचर ने भी तो रिवॉर्ड दिया है मेल के लिए। हर जगह आप देखना, हर जगह आप देखना, चाहे पुलिस में देख लेना, चाहे आर्मी में देख लेना, चाहे ओलंपिक में देख लेना, चाहे क्रिकेट में आप देख लेना, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपको समझ में आ जाएगी। मान लो मेल की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट चाहिए होगी 150 और 160 के बीच में। गोला फेंक में मेल फेंक रहा मान लो 10 किलो का गोला, फीमेल के लिए वही गोला होगा 7 किलो का गोला होगा। वर्ल्ड कप में कहीं मेल टीम बना रही है 450 रन, फीमेल टीम 150 रन का टारगेट होता है या 250 रन उनका टारगेट होता है। तो ये है क्या? ये उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। अब बुमराह जिस तरीके से बॉल फेंकता है, इतनी तेजी से बॉल कोई फीमेल नहीं फेंक पाएगी, क्योंकि नेचर ने रिवॉर्ड ही दिया है। अब क्या करो, जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो नेचर बाय गिफ्ट मिला है, मेल को मिला है, तो उससे आप आकलन नहीं कर सकते हैं। आपने अपने स्कूलों में भी प्रतियोगिताएं देखी होंगी, मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग प्रतियोगिताएं होंगी। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो जो उसकी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ जो है, ये मेल की सबसे बड़ी क्या है? पावर है। तो जो मुश्किल काम जो होते मेल आसानी से कर लेगा, फीमेल भी कर लेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ की अपन जब बात करेंगे तो दोनों में से चुनना होगा। सो मेल की मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? पावर है। किसका? टेस्टोस्टेरोन का पावर यहां पर है। नहीं, पूरे एनिमल किंगडम में फीमेल को कुछ नहीं मिला हुआ है। यदि अपन रिवॉर्ड की अपन बात करते हैं, है ना, यदि अपन कंपेयर करें नेचर ने क्या दिया, तो सारे रिवॉर्ड आपको मेल को ही दिए गए हैं। हाँ, फीमेल को एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे दे दिया है, फीमेल को बैठे बिठाए एक बहुत अच्छा काम दे दिया है। फीमेल को बैठे बिठाए काम दे दिया है क्या? ये सिलेक्शन ऑफ यूजीन। तो फीमेल क्या काम करती है? फीमेल यू जीन का सिलेक्शन करती है, अच्छे जीन का सिलेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि यदि फीमेल, देखो आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे इससे।
फीमेल जो होती है, फीमेल क्या है, फीमेल जो होती है इसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। कौन सी ताकत है? सिलेक्शन ऑफ यू जीन। ये अच्छे जीन का चयन करती है। तो सत्तो क्या होगा? तो मेल लड़ जाएंगे, मेल लड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? एक मरेगा या भागेगा। अच्छा ऐसा होता? 100% ऐसा होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। कभी डिस्कवरी चैनल को आप देखते हो धोखे से लगा के, या नेट जियो कभी आप धोखे से आप लगा कर देखो, आप पाओगे। तो वहां पर क्या होता है, अपने बच्चों को पैदा करने के लिए होड़ है। अब मान लो फीमेल, अच्छा ऐसा नहीं कभी होता है एनिमल्स में, जितनी भी फीमेल्स होती हैं मेल एक ही रहेगा। अब वो मेल बनेगा कैसे? उनके बिचा मान लो 4 मेल हैं, तो 4 मेल के बीच में क्या होगी? फाइट होगी, लड़ाई होगी। जो जीतेगा भाई साहब सिकंदर तो वही बनने वाला है। क्यों? जो जीतेगा। क्यों? अब लड़ाई, अब फीमेल क्या, फीमेल वेट करेगी। 4 हैं, अब उसके पास सिलेक्शन के लिए 4 लोग हैं, तो अब वो क्या होगा, चारों के चारों लड़ेंगे। उनमें से जो जीतेगा, इसका मतलब वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है, तो बच्चे भाई साहब उसी के ही पैदा होंगे। बाकी सारे के सारे भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। कभी आप लायन को आप देखना, शेर को आप देखना, तो शेर को भी यदि आप कभी आप देखोगे, पता है शेर की मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती बहुत ज्यादा होती है। कभी लायन को आप देखना, जो बब्बर शेर जो होता, उसका जो आयाल जो होता है सामने के, जो घने उसके जो हेयर्स जो होते हैं, जो नेचुरल रिवॉर्ड है उसको, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। मेल कभी उसमें शिकार नहीं करता, शिकार फीमेल ही शिकार करती हैं। मेल का एक ही काम है, वो अपने परिवार की सुरक्षा करेगा। वो लड़ जाएगा किसी से भी, और इमरजेंसी में ही वो शिकार करेगा। कि मान लो सहयोग की आवश्यकता हो रही है, कि बहुत बड़ा बफलो है, ये फीमेल उसको गिरा नहीं पा रही, तभी मेल आएगा अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बताने के लिए। अदरवाइज वो केवल क्या करेगा, परिवार का संरक्षण के तौर पर काम करता है, प्रजनन करना और संरक्षण के तौर पर, संरक्षक के तौर पर यहां पर वो काम करता है। तो यहां पर अब देखो, अब यहां पर एक मेल है, फीमेल कुनबे में बहुत ज्यादा होती, 5-6 फीमेल होंगी, तो वो एक ही मेल के सारे बच्चे होंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे के बच्चे नहीं पालता, वो खुद ही के ही बच्चे पैदा करेगा। अब मान लो कोई दूसरा शेर आ गया, जब कोई दूसरा शेर किसी दूसरे शेर की टेरिटरी में आता तो बहुत हिंसक लड़ाई होती है। फीमेल कुछ नहीं, फीमेल वेट करती, फीमेल को किसी से उससे मतलब नहीं है। दो के बीच में जब लड़ाई होगी, जो वहां पर जीतेगा वो उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास मस्कुलर पावर है। तो बच्चे किसके पैदा होंगे? उसी के पैदा होंगे। जो हार जाएगा उसको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, या वो मारा जाएगा। दो में से एक ही काम होगा। अब मान लो एक शेर था, अब एक शेर जो था अभी फीमेल के ऊपर इसी का ही पूरा शासन चल रहा था। अब दूसरा मान लो कोई शेर बाहर से आता है, तो दोनों के बीच में फाइट हुई। अब मान लो वो शेर जवान था, ये थोड़ा उम्र में ज्यादा था, तो ये मान लो ये भाग गया या मारा गया, तो वो शेर होगा पता सबसे पहले क्या काम करेगा, जितने भी उसके बच्चे हैं उनको सबसे पहले वो मारेगा। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन में अपन पढ़ेंगे कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि शेर को यहां से उठाया और वहां रख दिया, यहां से, ऐसा कभी नहीं किया जाता। सबसे पहले वो शेर इसके पूरे बच्चों को मार देगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो अपने बच्चे पैदा करने आया है, दूसरे के बच्चे वो पालने नहीं आया है। तो पहले इनको वो मारेगा, क्योंकि जब तक लैक्टेटिंग मदर रहेंगी ये, जब तक बच्चों को दूध पिलाती रहेंगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने वाला, प्रजनन का उनका समय नहीं आने वाला। जब ये मारे जाएंगे तब प्रजनन का समय यहां पे आएगा। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जब होता है ना, आवास का जब वो होता है, आवास को नुकसान जब होता है, तब इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। हम बहुत रिसर्च करके, बहुत शोध करके एक जानवर को दूसरी जगह छोड़ के आते हैं, पूरा रिसर्च की जाती है। अदरवाइज हम चाह रहे थे पैदा हो, पता चला दूसरे शेर को यहाँ पे छोड़ दिया, यहां से पहले से ही शेर था, उसके बच्चों को भी मार दिया, इस शेर को भी उसने मार दिया। तो फीमेल के पास एक प्रॉपर्टी है क्या, सिलेक्शन ऑफ यूजीन। तो फीमेल क्या करती, उनमें से सिलेक्शन करेगी, उनमें से जो सबसे योग्य होगा उसी के बच्चे यहां पर क्या होने वाले, पैदा होने वाले। हनी बी में भी देख लो, हनी बी में भी जो मॉस्किटो हनी बी जो होगी, जो मधुमक्खी जो होगी, तो क्वीन उसमें एक ही होगी, इसे आप बोलते हो रानी मक्खी। साइज में काफी बड़ी होगी, बड़ी भी होती, पंख भी इसके बड़े होते हैं। ड्रोन आपको मिल जाएंगे, ड्रोन का मतलब नर, तो 6 से लेकर 10 तक आपको मिल जाएंगे, ड्रोन मिल जाएंगे। ड्रोन का काम क्या होता है? ड्रोन का काम केवल एक ही, पॉपुलेशन करना, बच्चों को पैदा करना। और फीमेल का काम एक ही, एग लेइंग मशीन भी से बोला जाता, केवल ये अंडे देने का काम करती है। अब फीमेल को सिलेक्शन करना है इस 8 में से, तो फीमेल बड़ी है तो ये ऊपर उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी, तो उस इतनी ऊंचाई पर उड़कर जाती है, उतनी ऊंचाई पर एक ड्रोन ही ऊपर तक पहुंचेगा। क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, फीमेल का आकार बड़ा होता है रानी मक्खी का, तो काफी ऊपर ऊंचाई पर वो उड़ते हुए जाएगी।
तो उसमें से जो ऊपर तक पहुंच पाएगा, इसका मतलब वो ड्रोन बहुत मजबूत है, उसके पंख काफी मजबूत है, वो काफी स्टेबल ड्रोन है। तो ज्यादा ऊपर ऊपर तक जब पहुंचेगा तो वही कॉपुलेशन करेगा, और कॉपुलेशन करने के बाद मधुमक्खियों में ड्रोन मर जाता है। तो ड्रोन क्या हो जाता है? ड्रोन मर जाएगा, उसका काम खत्म हो चुका। तो फीमेल ने नेचर को एक बहुत बढ़िया वो दिया है, क्या? सिलेक्शन ऑफ यू जीन। वो क्या काम करती है? वो यू जीन का वो सिलेक्शन करती है, इनमें से ठीक कौन है, उसी के ही बच्चे क्या होंगे? पैदा होंगे। बात समझ आ रही है? लोग बोलते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। सुना होगा आप सभी लोगों ने कि हर सफल आदमी के पीछे महिला यहां पर होती है। तो महिला सफल आदमी के पीछे ही आपको देखने को मिलेगी हमेशा, क्योंकि उसके पास एक क्वालिटी है, सिलेक्शन ऑफ यूजीन। वो सिलेक्शन करती है उनमें से कि किसको सिलेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये, हाँ जी। नहीं होता, ये आर्थ्रोपोडा में आती धनश्री पांडे, इसमें नहीं होता है। चलो, महिलाओं ने भी समर्थन कर दिया जी सर बोल के। पूरे एनिमल किंगडम में यदि आदमियों को केवल छोड़ दें, ह्यूमंस को अपन छोड़ दें, तो कौन चयन करती? फीमेल ही तो चयन करती है। फीमेल ही तो चयन करती है, मेल का नहीं करती है। आदमियों को यदि अपन छोड़ दें, आदमियों को भी कहां छोड़ दें, आदमियों में भी तो आजकल तो इंटरकास्ट भी होने लगी है, और इंटर रिलीजियन भी होने लगी है मैरिज तो आजकल तो। आज ड्रोन मर जाता है, खुशी पांडे, ड्रोन मर जाता है, उसका एक ही काम होता है, कॉपुलेशन करना, उसके बाद वो खत्म यहां पर हो जाएगा। गर्ल्स के पापा करते हैं, तो पापा भी तो यूजीन ही लेकर आते हैं, पापा भी तो सरकारी आदमी ही लेकर आएंगे ना। कमजोर नहीं बनाया है, फीमेल को कमजोर नहीं बनाया है, मैं तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि हार्मोन्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेल में निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कभी भी कहीं लड़ाई हो तो आप देखिएगा, तो जो मेल जो होगा, ये हमेशा लड़ने मरने की बात करता है। कभी भी आप देख लेना, छोटी मोटी भी लड़ाई होगी तो लड़ने मरने की ही बात करेगा। कौन? मेल। ये बात नहीं कर रहा, इसका जो हार्मोन्स है ना, कौन सा टेस्टोस्टेरोन, वो इससे बात ये करवा रहा है। तो हमेशा ये लड़ने मरने की ही बात यहां पर करता है, और पता चला कि जूता खाकर ये लौट कर आ जाता है। बात समझ रही? और फीमेल में जो सहनशील जो प्रवृत्ति बनी हुई है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से ही बनी हुई है। तो फीमेल में जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन जो निकलता है, उस हार्मोन के माध्यम से फीमेल काफी सहनशील होती हैं। ये हार्मोन का ही खेल है। ठीक है। हाँ जी। आज तो बॉयज रिपीट कर करके क्लास देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे ये तो। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। थोड़ा सा ब्रेन में भी अंतर होता, मेल और फीमेल के ब्रेन में भी अंतर होता है। चूंकि अपने नर्वस सिस्टम अपने इसमें है नहीं। यदि अपन बात करते हैं मेल की, अपन बात करते हैं ना, मेल की अपन बात करते हैं और फीमेल की अपन बात करते हैं, देखो। तो अपन बात करते हैं फीमेल का जो ब्रेन जो होता है, उसमें मेल के कंपैरिजन में 4% कम न्यूरॉन होते हैं।
4% क्या होते हैं, कम न्यूरॉन पाए जाते हैं। किसमें? फीमेल में कम न्यूरॉन पाए जाते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो ब्रेन क्या, ब्रेन को अपन बोलते हैं बंच ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का गुच्छ। यदि मेल और फीमेल के ब्रेन की तुलना यदि अपन करें तो मेडिकल साइंस बताता है कि जो फीमेल जो होती हैं, मेल के कंपेरिजन में 4% न्यूरॉन जो होते हैं उसमें कम पाए जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी 4% कम न्यूरॉन के बावजूद भी ये अपने दिमाग का बहुत बढ़िया यूज कर लेती है। कौन? फीमेल। और मेल का दिमाग यहां वहां लगा रहता तो अपने दिमाग का सही से यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस बोलता है ना, ये मेरा इसमें कोई भी कथन नहीं है, ये मेडिकल साइंस बताता है। चलो, यहाँ ध्यान दो। फिर उसका हस्बैंड लेखपाल है, कहाँ की बातों में लग रहा है तुम लोग हैं। यहाँ ध्यान दो। हाँ, बात करते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम बात करते हैं, संवैधानिक हम प्रावधानों की हम बात करते हैं। तो हमने बोला पर्यावरण को बचाने के लिए हमने क्या किए हैं, संविधान में भी कुछ प्रावधान यहाँ पर किए हैं। चाहे हम बात करें फंडामेंटल राइट में बात करें, मूल अधिकार में ही क्यों ना हम यहाँ पे बात करें, नीति निर्देशक तत्वों में ही क्यों ना हम बात करें, और मूल कर्तव्यों की ही हम क्यों ना चर्चा करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पर्यावरण के बारे में। तो अब देखो बात करते हैं फंडामेंटल राइट। हमने बोला था ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नियामक ढांचा, तो कल हमने बोला था आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी के ऊपर। तो हमने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, चाहे हम संविधान की हम क्यों ना बात करें, तो हमने यहाँ पर पर्यावरण के लिए भी कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर कही हैं। जैसे आप देखो, बात करते हैं आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं, जहां पर हमने बोला है राइट टू फ्रीडम, किसका? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी यहाँ पर क्या है, हम उठा यहाँ पर सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। आर्टिकल 19 या आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कहां पर, पॉलिटी वाले सेक्शन में ये लोगों ने अपने पढ़े होंगे। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 21। ये देखो आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, ये बताता है इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीवन के गौरव सहित रक्षा, संतुलित पर्यावरण में रहना, संक्रामक रोगों से बचने की गारंटी यहां पर देता है। अनुच्छेद 32 और 226 क्या बताते हैं, तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 बताता है कि उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के अधिकार यहां पर दिए गए हैं। दोनों बताए गए, आर्टिकल 32 बताया गया है और आर्टिकल बताया गया 226 यहां पर बताया गया है। तो ये क्या है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो कुछ हमने कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर ऐड किए हैं, कुछ हमने, और देखो अपन बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अपन बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में तो आर्टिकल 47 के बारे में जिक्र हो रहा है। तो आर्टिकल 47 यहाँ पे क्या बता रहा है, वो ये बताता है कि ये घोषणा करता है कि नागरिकों को पोषण और जीवन स्तर को सुधारने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण सुधार राज्य का एक प्राथमिक क्या है, कर्तव्य है। आर्टिकल 48 ये देख लो आप, ये आपने पढ़े होंगे सारे के सारे पॉलिटी में। तो ये क्या बताता है कि राज्य पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए प्रयास यहाँ पर करेगा। तो राज्य का ये उत्तरदायित्व बताता है 48A। अगला देखो, बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमने बात करी है, किसके बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको बताती है इन्वायरमेंट के बारे में, आप देख सकते हो। तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 51A में क्या बात की गई है, तो 51A में व्यवस्था की गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करे, इसका संरक्षण करे और पर्यावरण में वन, झीलें, नदियां जो सभी शामिल हैं, इनके लिए क्या करे, सुधार के लिए काम यहां पर करे। 51A 51A ये आपको लिखा आर्टिकल।
सब की सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ढेर सारे लॉ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, नियम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आ, कुछ पेनाल्टी की भी हम बात यहाँ पे कर लें। कुछ प्रोविजन है जो पेनाल्टी से क्या है जुड़े हुए हैं। कुछ दंडिक क्या है प्रावधान, यदि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। सो बात करते हैं 1960 में भारतीय दंड संहिता इसमें यहाँ पर बनाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए। इसके अनुसार यहाँ पे देखो धारा 270 के मुताबिक क्या बोला है कि जल प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति या संस्था को दंडित यहाँ पे किया जा सकता है। जबकि 276 में प्रावधान है प्रदूषण फैलाने वाले को यहाँ पे दंड दे सकते हैं। ये तो कुछ हमने कहां पर पेनाल्टी का भी उसमें काम यहाँ पर किया है। देख सकते हो सेक्शन 268, 269, 77, 78, 290, 91, 426, 430, 431, 432। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कानून जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अपन देख रहे थे, कल हमने बात की थी कि कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें लॉ हमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ नियम हमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ कानून हमें देखने को मिल जाएंगे। तो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे ही बोला जाता है छाता विधान कहा जाता है। कई बार चर्चा इसके साथ हुई है क्योंकि इसी के अंतर्गत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्या सभी के सभी कानून इसी के अंतर्गत आते हैं। तो 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित घोषणाओं को लागू करने के लिए 86 में हमने क्या किया था एक अधिनियम यहाँ पर बनाया था जो कि किससे जुड़ा हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 पर्यावरण से क्या हुआ था ये जुड़ा हुआ था। तो हमने बोला हम क्या क्या काम करेंगे पर्यावरण से संबंधित। तो हमने बोला पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के रेमेडी के उपाय करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसे खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाएंगे, निष्पादन करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण की क्या करेंगे क्वालिटी को हम निर्धारित गुणवत्ता को, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण उत्सर्जन मानक हम यहाँ पे करेंगे निर्धारित किए जाएंगे। तो सारी बातें 86 के इस अधिनियम में यहाँ पर 1986 के इस अधिनियम के माध्यम से बताई गई हैं और ढेर सारी बातें इसमें की गई हैं। अगला हमने बनाया क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 74 से लागू भी हो गया था, है ना, एनफोर्समेंट इसका हो चुका था। इसके तहत हमने क्या बोला, इसी के तहत हमने बात की 72 के तहत हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे। वन्य प्राणी संरक्षण तो इसमें हमने बात की किसकी, नेशनल पार्क की हमने बात की, बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की, हमने बात की अभयारण्य की, हमने बात की वन्य जीवों को बचाने के लिए। ये सारी बातें हमने यहां पर की। है ना, ठीक है, चलो अब लोग विपिन के मजे ले रहे हैं सब है। और हमने यहां पर क्या इसी एक्ट के तहत हमने टाइगर जो था इसे हमने क्या घोषित किया, हमने इसे नेशनल एनिमल घोषित किया था। और इसी अधिनियम के तहत वन्य प्राणियों को जो मारना है वो किसके अंतर्गत आता है, वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगला देखो, अगला बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 80 1980। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही यहां पर चल रहा है ना। वन संरक्षण अधिनियम कौन सा 1980। तो वन संरक्षण अधिनियम आप मिथोलॉजिकल बिल्कुल बोल सकते हो, सीमा राजपूत। रुखसाना मैं देख लूंगा, अभी मैंने टेलीग्राम पे देखा नहीं और कौन सी कॉपी आई है, एक बार चेक करके बता दूंगा, देख लूंगा। हाँ चैट ऑफ कर दो, अभिषेक का कहना ये है। हाँ स्वागत है भाई मुन्ना।
नहीं, कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी अनब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं भाई, है ना। चलो, आगे हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। हम देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो इसके तहत हमने क्या काम किया, तो 1927 के भारतीय वन अधिनियम के सरकार और वन विभाग को आरक्षित वन बनाने के लिए आरक्षित वनों का उपयोग केवल सरकारी कामों के लिए हो, यह अधिकार यहाँ पर दिया गया था। तो इसके लिए हमने बोला क्या, ये अधिनियम हमने बना है कौन सा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और देखो, और आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में और आपको एक्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। हाँ जी, अब और देख लो नियामक ढांचे में और क्या क्या यहाँ पर शामिल है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियां और नियामक ढांचा। तो कुछ हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो हमने यहाँ पर कुछ देख लिए, कौन कौन से यहाँ पर शामिल है, और हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए अलग से हमने क्या काम किया। पर्यावरण और एवं वन मंत्रालय आपको दिखाई दे रहा है, इसका गठन ही हमने अलग से किया। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी हो रही है, किसी स्थान में मिल रही है, तो इस फाइल यहाँ पर भी पहुंचती है पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास में। क्या ये चीज लगाई जा रही है पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, नहीं है, तो यहाँ पर पर्यावरण या वन मंत्रालय जो है इसको मंजूरी यहाँ पर नहीं देता है। दूसरी हमने बात की क्या, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हमने बोला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमने सेंट्रल लेवल पे हमने क्या काम किया, तो हमने यहाँ पर ये बताया केंद्रीय स्तर पे जो हमने यहाँ पे काम किया है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो हमने बोला केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का हमने यहाँ पर गठन किया है। तो ये कैसा संगठन है, ये एक प्रकार का वैधानिक संगठन है। वास्तव में इसका गठन आप देख सकते हो 74 में आपको देखने को मिलेगा। ये जल प्रदूषण का गठन है ना, इसी के अंतर्गत यहां पर या इसी के तहत हुआ है। अगला, इसके ऊपर हमने चर्चा कई बार यहां पर की है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो एनवायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी जो मुद्दे हैं, हम वही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, नियामक ढांचा। नियामक ढांचा मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इसके तहत हमने क्या देखे, हमने ढेर सारे हमने कानून बनाए हैं, हमने ढेर सारे पर्यावरण में आपको संविधान में हमने कुछ संशोधन भी या देखने को मिलेंगे, या कुछ आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस नियामक ढांचा में अगला हमने देखा है एनजीटी। इसके बारे में तो सारी जानकारी आप सभी को पता ही है, पॉलिटी में इसके आप पढ़ते हैं। जो इन्वायरमेंट से जितने भी जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बहुत जल्दी निपटान के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। इसको हमने नाम क्या दिया है, हमने एनजीटी हमने यहां पर नाम दिया। एस्टेब्लिश हुआ था कब, 2010 दिल्ली। और इसकी आपको खंडपीठ आपको पता होनी चाहिए, कहां कहां पर इसकी खंडपीठ मौजूद है। हाँ, तो उसका क्या है, याचिका में 6 माह के अंदर ही क्या कर देता है, ये कहां पर ये इसका निपटान करने का काम करता है, जो भी जुड़ी हुई है। अब आपने पढ़ा होगा इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो इस अधिकरण में 10 सदस्य, आपको 10 अधिकरण में कैसे विषय विशेषज्ञ, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ 10 आपको न्यायिक सदस्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उच्चतम न्यायालय का जो रिटायर्ड क्या होगा, सीजीआई, वो यहाँ पर क्या बनेगा, न्यायाधीश जो होगा वो यहाँ पर बनेगा क्या, इसका अध्यक्ष बनता है। अब एनजीटी के बारे में ही जानकारी है। अगली बात करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ हमने इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, कुछ इंटरनेशनल कमेटी भी हैं। तो उसमें एक नाम आता है, यूएनईपी का नाम आता है। तो सबसे पहली जब क्लास हुई थी, पहली या दूसरी क्लास हुई थी, तो मैंने यूएनईपी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर यूएनईपी में स्टॉकहोम में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 5 जून को हम क्या मनाएंगे, हर साल हम मनाएंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में हम इसे यहाँ पर बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिखाई दे रहा है स्टॉकहोम में, देखो 1972 पर यहाँ पर एक
कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्यालय, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ चुके हैं, दूसरी या तीसरी क्लास में हमने देखा था यूएनईपी के बारे में सारी जानकारी। वही यूएनईपी के बारे में बताया जा रहा है, क्या काम करता है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं। चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं किसके ऊपर, डब्ल्यूएचओ के बारे में। देखो आप, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948। इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से हम इसे मनाते हैं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से इसे मनाते हैं। काम क्या करता है डब्ल्यूएचओ का काम क्या है, ये एक वैश्विक संगठन है। तो जहां कहीं भी कोई बीमारी होती है, उसके एरेडिकेशन संबंधी प्रोग्राम चलाता है, उन्मूलन संबंधी प्रोग्राम चलाता है, अवेयरनेस वाले प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाता है। कोई नई बीमारी यदि आ रही है तो उसकी गाइडलाइन भी यहाँ पर क्या करता है, वो जारी करता है। कौन, डब्ल्यूएचओ। या कोई ऐसी कंट्री है जो उस बीमारी से बचने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी क्या काम करता है, ये दवाएं या चिकित्सीय सुविधाएं या चिकित्सक उसके उपलब्ध कराता है। तो डब्ल्यूएचओ का जो फंड जो आता है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं, इनको पेमेंट डॉलर में यहाँ पर मिलता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री इनकम इनको यहाँ पर दी जाती है डब्ल्यूएचओ में डॉक्टर्स जो होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज के इसमें डॉक्टर्स होते हैं, कुछ भारत के भी डॉक्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उन्हें किसी, वो टैक्सेशन से क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना रहता है। तो बता रहा है, जैसे आप देख लो, जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए क्या करना, गाइडलाइन जारी करना। जैसे एक बीमारी आई थी, यदि आपने सुना हो, सार्स, नाम सुना किसी ने, सार्स, ये होता वायरल इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी का जो ओरिजिन जो हुआ था, ये भी चाइना से ही आई थी। कौन सी बीमारी, सार्स। इसका पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जैसे कोविड अभी फैला था, तो वैसे ही ये करीब फैली थी 2003-4 या 2-3 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बहुत सीवियर बीमारी थी, फैली वहीं से थी, चाइना से ही ये बीमारी फैली थी। हाँ, उस समय क्या था, मगर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से नहीं था, कि भाई आपने बोला कि आपको कहीं भी जाना है तो आपने हर जगह जाने के लिए फ्लाइट मौजूद है, और फ्लाइट का टिकट भी इतना रीजनेबल है कि भाई आप कहीं भी आप जा सकते हो। 2-3 महीने पहले यदि आप बुकिंग करा लेते हो तो कहीं भी आप आसानी से जा सकते हैं। तो पहले क्या था, उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ था। तो बीमारी तो बहुत गंभीर थी, सांस संबंधी बीमारी थी। रेस्पिरेटरी ट्रैक को यहाँ पे ये दिक्कत करती थी, सांस लेने में दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती थी। इसमें कौन सा, सार्स में। तो ये जो बीमारी जब यहाँ पे आई थी, ये भी फैली थी, काफी लोग उससे मारे गए थे। मगर ये ज्यादा एरिया में इसलिए नहीं फैल पाई थी कि 2-3 में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध नहीं था, जाना यातायात के साधन उतने मौजूद नहीं थे। कोविड इसलिए ज्यादा फैल गया क्योंकि भाई आने जाने की आपके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बीमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर ये फैली। फिर वो देखो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाना, फार्मास्यूटिकल डायग्नोस्टिक और दवाओं का विकास करना, वितरण करना, ये सभी का सभी इसमें शामिल है। अगला देखो, ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, बात करते हैं मैब। तो मैब का फुल फॉर्म पीटी में पूछ लिया है प्री एग्जाम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देखो 1971 में क्या हुआ था, ये स्टार्ट यहां पर हुआ था। तो उसका एम भी यहां पे लिखा हुआ है, मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार लाना और वैज्ञानिक आधार स्थापित स्थापित करना, इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, मैब का। ठीक है, तो ये मैब के बारे में क्या है, जानकारी। ये सभी के सभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ही यहाँ पर आते हैं। देखो इसके फंक्शन भी दिए गए हैं मैब के। तो मैब क्या काम यहाँ पे करता है, तो प्राकृतिक तथा मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जैवमंडल में होने वाले परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संबंध में मानव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का क्या करना, आकलन यहाँ पे करना, ये इसका काम। अगला देखो, बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, अपन बात करते हैं। हिंदी में से बोला जाता है क्या, जैव आरक्षित क्षेत्र।
तो देखो 1975 में मैब कार्यक्रम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा का विकास हुआ। इसका उद्देश्य पारितंत्र में आनुवांशिक पदार्थों का क्या करना, संरक्षण करना। इसको जरा समझते, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, क्योंकि ये अपने बहुत काम का है। एक शब्द होता है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसे कहा जाता है क्या, जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क भाई आसपास से ही ये है, और एक नेशनल पार्क आसपास कहीं ये है। ये दूरी काफी ज्यादा है, करीब 100 किलोमीटर आप मान के चलिएगा। ये तो मैंने देखा करीब 500 किलोमीटर की त्रिज्या में, 500 किलोमीटर की रेडियस में करीब एक बड़ा नेशनल पार्क है, या एक से ज्यादा क्या है, नेशनल पार्क है। तो इन्हें हम डिक्लेयर कर देते हैं क्या, इन्हें हम डिक्लेयर कर देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। हम क्या करते हैं, इसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो इन तीनों को मिलाकर मैंने एक बना दिया। इसे क्या बोला जाएगा, इसे कहा जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाएगा। मगर इसकी बड़ी समस्या क्या, सर 100 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी, सर ढेर सारे यहाँ गांव होंगे ना। अब इन गांव का क्या होगा, इन गांव का क्या होगा भाई। आपने तो डिक्लेयर कर दिया, 2 राष्ट्रीय उद्यान को मिला दिया, या 3 राष्ट्रीय उद्यान को आपने मिला दिया। आपने बोला एक बड़ा क्षेत्र बना देते हैं, बड़ा एरिया बना देते हैं 2-3 नेशनल पार्क को मिलाकर। उसको हम नाम रख देंगे क्या, इसको बोल देंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व, हम यहाँ पे बोल देंगे। मगर यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं आसपास, ये कहां पर जाएंगे, ये काफी बड़ा एरिया था, तो ये लोग कहां पर जाएंगे। क्योंकि आपने जैसे इसको डिक्लेयर किया क्या बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपने तुरंत बोल दिया क्या, ह्यूमन एक्टिविटी इज टोटली प्रोहिबिटेड। आपने बोल दिया मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित। तो अब ये लोग जो यहां पर रह रहे थे, ये कहां जाएंगे, तो अब ये जाएंगे कहां, जरा ध्यान से देखना। तो ये मैंने पूरा जो गोल बनाया, इसको बोलते कोर जोन कहा जाता है। डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं। इसके बाहर वाला जोन कहलाता है मैनिपुलेशन बफर जोन, और लास्ट वाला जोन कहलाता है क्या, बफर जोन कहलाता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कहलाएगा सेंट्रल वाला एरिया। तो यहां पर क्या मिलेगी आपको, बायोडायवर्सिटी। ये बाहर एक और एरिया बनेगा, ये और एक और एरिया बनेगा और आउटर लेयर। तो वो लोग जो अंदर अभी थे, उनको क्या किया जाएगा, इस एरिया में रखा जाएगा। देखो तो यहां पर ये लोग क्या करेंगे, अपने घर भी बना लेते हैं, प्लांटेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर पशुपालन भी करते हैं, सारे काम वो यहाँ पर करते हैं। और इसी एरिया में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, इन्हें लीज पर या पट्टे पर जमीन देती है खेती करने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अपने घर बना लेते हैं, यहाँ पर आराम से ये रह सकते हैं। जानवरों को पालना, पशुपालन, ये सारे क्रियाकलाप ये इसी एरिया में ये करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमने अंदर से निकाल के इनको हमने बाहर रखा है। ये एरिया कहलाता है मैनिपुलेशन जोन। इस एरिया को बोला जाता है क्या, मैनिपुलेशन जोन कहा जाता है। बीच वाला एरिया कहलाता है, इसे बोलते हैं बफर जोन। इसको बोलते हैं कोर जोन। तो जो अंदर वाला एरिया होता है, यहाँ पे सभी के सभी क्या होते हैं, जीव रहते हैं। जो 2-3 नेशनल पार्क थे ना, 1 2 3, भले आपको छोटा दिखाई दे रहा हो,
तो यहाँ पे सभी के सब जीव रहते हैं। ये एरिया कम नहीं होता है ना, ये करीब 50 से 100 किलोमीटर के बीच का एरिया है ये। आप छोटा मत समझना कि आप सोचो कि यहाँ से तारबाड़ी लगी है कुछ ऐसा दिखाई देगा, और किसी प्रकार की तारबाड़ी या फेंसिंग यहाँ पर लगी हुई नहीं होती। यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे माइलस्टोन होते हैं, तो कुछ ऐसे माइलस्टोन लगे हुए होते हैं, यहाँ पर देखकर समझ जाते लोग कि भाई साहब ये अगला एरिया या अगली सीमा यहाँ पर क्या हो रही है, शुरू हो रही है। ऐसा आपने क्यों क्यों किया, क्योंकि अंदर जो लोग रह रहे थे हमने उन्हें कर दिया बाहर। इस एरिया को मैनिपुलेशन जोन बोला। तो यहां पर इन लोगों को, चूंकि इसी के ऊपर आश्रित थे, तो हमने लीज पर क्या की, हमें जमीन यहां पर दी पट्टे पर इन लोगों को। तो इन लोगों ने क्या काम किया, घर अपने बनाए, पशुपालन का यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुर्गियों को भी यहाँ पर ये पाल रहे हैं। तो मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो सारे क्रियाकलाप इनके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। बीच वाला एरिया कहलाता बफर जोन। देखो बफर जोन, तो इस बफर जोन में क्या होगा, केवल इस बफर जोन में क्या होगा, केवल इन्हीं लोगों को जाने की परमिशन रहेगी। मगर यहां पर हम बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, नियंत्रित मानवीय क्रियाकलाप होंगे, ये लोग यहां पर जा सकते हैं, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लकड़ियां गिर गई हैं तो लकड़ियां बीन कर ले आएंगे, वास्तव में लकड़ियों को काट कर नहीं लाएंगे। अब महुए के फल गिर गए हैं, उनको बीन कर लाकर बाजार में बेच सकते हैं। इस एरिया में ये लोग अपनी गाय भैंस ले जाकर नहीं जाएंगे या बकरियां ले जाकर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंदर जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यहां पर नहीं ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या यहां से एनिमल निकल के बाहर आ सकते हैं क्या, तो यहां से एनिमल निकल के बाहर बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि पूरी की पूरी जैव विविधता यहां पे आपको अंदर देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में। तो ये है दरअसल कंसेप्ट किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है। देखो दिखाई दिया, बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट है। तो हमने 2 या 3 राष्ट्रीय उद्यान को मिला के हमने बनाया। 2-3 बातें और आप सीख लो, छोटी छोटी सी बातें हैं, नाम सुने होंगे आपने, नेशनल पार्क, और सेंचुरी। और देख ही लो, यहां पर आप यहां तक तो आ ही गए हैं। हिंदी में से बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने कहीं सुना होगा ये राष्ट्रीय उद्यान है, कहीं आपने सुना होगा ये क्या है, ये है अभयारण्य है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, सो अंतर आप यहाँ एक एक करके आप देखते चलो। देखो हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान का एरिया जो होगा ये ज्यादा होगा, इसका एरिया क्या होगा भाई साहब, कम होगा। अपवाद भी हो सकता है ना, अपवाद भी इसका हो सकता है, एक्सेप्शन भी इसका यहां पर हो सकता है। कैसे, हमने बोला जैसे नौरादेही, अब उसको नेशनल पार्क यहां पे बना दिया, पहले वो क्या था नौरादेही, अपना ये एमपी में जो है ये सेंचुरी थी ये। तो कई राष्ट्रीय उद्यान छोटी सी है, जैसे आपने वन विहार का नाम सुना होगा, वन विहार का नाम सुना होगा, 4 स्क्वायर किलोमीटर, 4 किलोमीटर लंबाई और 4 किलोमीटर चौड़ाई, 16 वर्ग किलोमीटर का तो वो टोटल एरिया है। सामान्यतः बात कर रहा हूं मैं, है ना, सामान्यतः इनका एरिया क्या होता है ज्यादा, और इनका एरिया क्या होता है कम। अगली बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, हम बात करते हैं जैव विविधता की बात करते हैं। तो जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो यहां पर जैव विविधता क्या होगा, संपन्न क्षेत्र होगा, जैव विविधता सर्वाधिक आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर जैव विविधता कैसी देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। जब कभी भी नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान को बनाया जाता है, तो यहां पर क्या करते हैं, होल एनिमल किंगडम को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। जब कभी भी राष्ट्रीय उद्यान की हम घोषणा करेंगे तो जितने भी जीव वहां पर पाए जा रहे हैं, हम उन सब का क्या करेंगे, उन सब का हम संरक्षण करेंगे। उसके लिए हम घोषणा करते हैं किसकी, नेशनल पार्क बनाने के लिए। जबकि जो सेंचुरी जो होता है, कोई एक स्पेसिफिक एनिमल होगा जो वहां पे ज्यादा पाया जाता है। ये क्या होगा, कोई स्पेसिफिक एनिमल, उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। बात समझ में आ रही है। यहां पर किसी विशिष्ट जीव को संरक्षित करने के लिए हम क्या घोषणा करते हैं, उसकी अभयारण्य की यहां पर हम घोषणा करते हैं, है ना। हाँ जी।
सर करंट से जो नई नई सेंचुरीज बनी है, अभयारण्य बने, वो बिल्कुल पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल पूछे जाते हैं। हाँ जी, हाँ, वो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कहलाता है, वो हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आगे हम पढ़ेंगे। प्रवीण शुक्ला। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, देखो इसका देख रेख और रख रखाव किसके नेतृत्व में होता? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, अनुदान भी वही देती है। और इसका जो अभयारण्य होते हैं, ये कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करता है, राज्य सरकार इसको देख रेख यहां पर करती है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में जो भर्ती होती है ना, जो वन रक्षकों की भर्ती होती है, वो इन्हीं के लिए होती है। वो यहां पर भी काम करते, यहां पर भी काम करते, मगर इसका जो देखरेख वाला काम जो होता है वो किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और इसका जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका देखरेख वाला काम यहां पर होता है ना। अगली बात करते हैं, देखो जो राष्ट्रीय उद्यान होगा तो ह्यूमन एक्टिविटी आर टोटली प्रोहिबिटेड, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता रेस्ट्रिक्टेड, ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। प्रतिबंधित मानवीय क्रियाकलाप, जैसे जब कभी भी आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में आप जाएंगे, यहां पर कोई भी आदमी बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी उसको, जीएसटी वाला एक टैक्स लगेगा, उसके बाद ही वाइल्ड लाइफ सफारी के माध्यम से वो यहां पर घूम सकता है यहां पर। जबकि यहां पर घूमने के लिए कोई आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है, कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे बिना किसी की परमिशन के भी आसानी से यहां पर जा सकते हैं। और पता चला कि अब राष्ट्रीय यहाँ पे अभयारण्य में आप गए तो आपने देखा कोई गाय चरा रहा हो वहां पे, तो मानवीय क्रियाकलाप क्या है? प्रतिबंधित मानवीय क्रियाकलाप यहां पे कर सकते, मगर यहां पर मानवीय क्रियाकलाप क्या है? टोटली प्रोहिबिटेड है, पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हाँ, आ रही बात समझ में? आ, सर तो जंगल सफारी में कैसे जाते हैं लोग? तो मैंने बोला ना, ह्यूमन एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब यहां पर है कि जंगल में पहुंचकर आपने गाय भैंस चराने लगे, ये मानवीय क्रियाकलाप है। जंगल में पहुंच के आप लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, ये मानवीय क्रियाकलाप है। जंगल में पहुंचकर आप महुआ तोड़ने लगे, ये मानवीय क्रियाकलाप है। यहां पर आप नहीं कर सकते हो, यहां पर तो आप कर सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, मतलब इतना ज्यादा इसमें वो नहीं है कि भाई आप ना ही करें। जब कभी भी हमने बोला नहीं, यहां पर जैसे प्रवेश करोगे, प्रवेश के पहले परमिशन आपको लगेगी, जीएसटी आपका लगेगा। यहां पर प्रवेश के पूर्व कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, सीधे जाओ, घुस जाओ, घूमाओ, दिखाओ, चले आओ। क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता काफी संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ विशेष जीव ही पाए जा रहे हैं। आपके आसपास जितने भी जो अभयारण्य है ना, वहां परमिशन की आवश्यकता नहीं है। परमिशन मतलब आप देखेंगे, पता चला कि वो अभयारण्य था किसी गांव से लगा हुआ था, तो पता चला गांव के कुछ लोग वहां पर बरसात के समय गाय भैंस भी चराने चले गए, उन्हें बोला जंगल गए थे, वो दरअसल अभयारण्य गए थे। यहां पर नहीं जा पाएंगे, यहां पर तो पेट्रोलिंग होती है इसकी। हाँ जी, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, जैव विविधता यहाँ ज्यादा, यहाँ पर जैव विविधता क्या होती है? कम। तो ये कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहलाता है क्या? अभयारण्य कहलाता है। और राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा क्या कहलाता है, जो हमने अभी यहाँ पर देखा? तो राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है ये जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो इसका एरिया भाई राष्ट्रीय उद्यान से क्या है? बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, रख रखाव करने का काम जो है, ये सब के सब किसके ऊपर होगा? केंद्र सरकार इसको नियंत्रित यहाँ पर करती है। और इससे भी बड़ा जो होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? हमने एक बार और चर्चा की थी, हॉटस्पॉट। एक कंसेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर साहब ने। नॉर्मन मेयर साहब ने एक कंसेप्ट दिया था किसका? हॉटस्पॉट का। यहाँ पे कंसेप्ट इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। सारी बात समझ में? तो ये एरिया क्या होता? बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्या होता है? बड़ा, जैव विविधता से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर होता है। विच जोन इज
टू जंगल सफारी। जंगल सफारी में तो बायोस्फीयर रिजर्व में तो वो ले जाएंगे आपको फिट के लिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व में तो आपको घुमा जरूर देंगे क्योंकि आपने टैक्स से यहाँ पर दिया है, मगर वो साइड साइड से घुमाते हैं, ऐसा नहीं घुमाते कि बीच में से ले जाएं आपको। उनको पता है एनिमल कहाँ पर होते हैं। हाँ, वो वाइल्ड लाइफ सफारी कोई भी जा सकता है। सबसे बढ़िया समय होता है कब का? अक्टूबर का समय होता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद ही गेट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात का समय जो होता है वो एनिमल का वो ब्रीडिंग फेज यहाँ पर चलता है, प्रजनन काल वहां पे चलता है। बारिश होती है तो वहां पर नहीं आ। ठंड का समय बड़ा अच्छा होता है, जैसे अक्टूबर के लास्ट से आप वहां पर जा सकते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सफारी को घूमने के लिए। जाएंगे तो बाकायदा आपको वहां पे तो आजकल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के आपको कॉटेज भी आपको मिल जाते हैं, रहने के लिए मिल जाता है। वो वाइल्ड लाइफ सफारी मिलेगी, आपका जो पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा, आराम से आप घूम सकते हैं। वहां पर जो आपका गाइड रहेगा वो आपको एनिमल्स भी आपको दिखा देगा। जी। और बायोस्फीयर रिजर्व से भी बड़ा ये होता है कौन सा हॉटस्पॉट जो होता है, नॉर्मन बेयर ने कंसेप्ट यहाँ पर दिया था। जी हाँ। तो ये तो था आज वाइल्ड लाइफ वाला सेशन, जहाँ पे हमने ढेर सारे नेशनल पार्क भी हमने यहाँ पर देखे, कंजर्व कैसे करना है, किस तरीके से नुकसान होता है। तो वनडे की यदि हम बात करें तो यहाँ से फैक्ट वाइज डेटा वाइज इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, उसमें इंक्लूड कर दें हम पीएससी प्री को ही क्यों ना उसमें हम जोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर एक अगला जो टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा। ये पूरी सीरीज इन्वायरमेंट की ही यहाँ पे चल रही है, तो डिटेल में मैं सारे जो एस्पेक्ट आपको कवर करा रहा हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं प्री, उनके लिए भी काम का है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है, इवन जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन की, जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा खासा पूछा जाता है, उनके लिए भी बहुत बहुत काम का है। तो मुलाकात करेंगे हम अगले सेशन में। ओके भाई, थैंक यू।